तो हम कर रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने क्या किया कि ये जो रिवॉल्यूशन है हमारे पास में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे पास में हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किया जाता है, हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टर्नओवर बोल सकते हैं आप इसको। साथ ही हमने क्या देखा हमारे पास में कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है हमारे पास में, वो यूरोप की हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था, जिसमें कि हमने देखा कि कई सारे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उनको रिफॉर्म किया गया था, मोनार्की को खत्म किया गया था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट लेके आए थे, राइट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट लेके आए थे। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे पास में फ्रेंच सोसाइटी थी, उस सोसाइटी को 3 में डिवाइड किया गया हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। किन में डिवाइड किया हुआ था? फर्स्ट स्टेट जिसे कहते थे क्लर्की, जिसमें लोग थे जो चर्च में काम करते हैं। सेकेंड स्टेट आपके पास में था नोबिलिटी। नोबिलिटी कौन आते हैं आपके पास में? जो राजा है, रानी है, या फिर जो नोबल्स हैं। नोबल्स जैसे कि जो मंत्री वगैरह हो गए आपके पास में, या फिर जो वो होते हैं ना सलाहकार, वो सब आते हैं इसमें हमारे पास में, मतलब कोर्ट से रिलेटेड, मंत्रालय से रिलेटेड जितने भी पर्सन है। राजा रानी भी इसी में ही है, सेकंड स्टेट में, क्योंकि वो राज्य से रिलेटेड है ना, अपने पैलेस से रिलेटेड जितने भी पर्सन हैं वो इसमें आएंगे। थर्ड स्टेट था हमारे पास में, इन दो को छोड़ के बाकी सब जितने भी हैं, मतलब चर्च को छोड़ दीजिए और उसके बाद में आप किंगडम को छोड़ दीजिए, उस जो किंग्स का पैलेस है उसके मेंबर्स को छोड़ दीजिए, बचा हुआ जितना भी आपके पास में पीजेंट्स, लॉयर्स, लेबरर्स, बिजनेसमैन, ये सब के सब जो है वो आपके पास में थर्ड स्टेट में इंक्लूड किए जाते हैं, राइट। अमीर कहाँ हुआ? ये सारे ऑफिसर्स वगैरह जिनको है, ऑफिसर्स, ऑफिसर्स हम, हाँ हाँ, थर्ड स्टेट में रिच और पुअर दोनों के दोनों है, अमीर थोड़ी ना हुआ हमारे पास में, इसमें रिच एंड पुअर दोनों है, गरीब अमीर दोनों है। सबसे ज्यादा अंडर प्रिविलेज है आपके पास में थर्ड स्टेट, क्योंकि थर्ड स्टेट को जो है वो टैक्स है, सेकेंड फर्स्ट स्टेट को भी इंक्लूडिंग सम गवर्नमेंट टैक्सेस, स्टेट टैक्सेस जिन्हें बोलते हैं, वो पे करना पड़ता है। फर्स्ट और सेकंड स्टेट को किसी तरह का कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता, दे आर प्रिविलेज्ड, इन्हें कहते हैं दे आर प्रिविलेज्ड, भाई किसी तरह का कोई टैक्स नहीं पे करना है, आप जो है वो आजाद हैं बाय बर्थ, आप एक नोबल फैमिली में पैदा हुए हैं, इसलिए आप जो है वो आजाद हैं, आपको किसी पे करना है। समझ में आ रही है बात? अब हमने देखा कि हमारे पास फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने का एक कारण नहीं था, कई सारे कारण थे, कोई बताएंगे कारण एक दो? लुई 16 ने बहुत सारे टैक्स इम्पोज कर दिए थे, और उन्होंने यस, तो हमारे पास बहुत सारे रीजंस को मैंने आपको डिवाइड करके बताया था, सोशल कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस, सोशल कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस एंड पॉलिटिकल कॉजेस, इन 3 मेन कैटेगरी में आपने डिवाइड किया था बेटा। इन पॉइंट्स को कैटेगरी वाइज भी याद कर लो, जब सीधा आए कॉजेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन तब भी आप अगर इसको डिवाइड करके बताएंगे कि कुछ सोशल कॉज थे, कुछ इकोनॉमिक कॉज थे और कुछ हमारे पास में पॉलिटिकल कॉज थे, तो भी बेटर रहेगा। फिर क्या है, क्वेश्चन अकेला भी आ सकता है, ये तो 4 नंबर के क्वेश्चन की बात होगी, क्वेश्चन अकेला 2 नंबर 3 नंबर में आ सकता है कि व्हाट वर द सोशल कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, व्हाट वर द पॉलिटिकल कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो सेपरेटली भी आ सकता है, तो आपको उसको सेपरेटली भी जो है वो लर्न करना पड़ेगा। पॉलिटिकल कॉज में अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल कॉज में, इधर आके बैठ जाओ जिसको नहीं दिख रहा है, पॉलिटिकल कॉज में हमारे पास में जो सबसे मेन कॉज है हमारे पास, सबसे मेन जो कॉज है हमारे पास में, वो है हमारे पास में कि जो फ्रेंच पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर है, वो क्या है, जो फ्रेंच पॉलिटिक्स का आपके पास में स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज द मेन कॉज, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेंच पॉलिटिक्स। ऑरेंज इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, इंटेलेक्चुअल कॉज, 3 आपको मेन याद करने हैं, 3 पे क्वेश्चन आते हैं आपके पास में, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक।
ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्या, हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल कॉजेस की। तो पॉलिटिकल कॉज में क्या आता है आपके पास में, पॉलिटिकल कॉज में आता है आपका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। मैं एक बार फिर से कॉजेस रिवाइज करवा रही हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर से आपका 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का बनेगा। कॉजेस आपको पता होने चाहिए, मैं फिर कह रही हूँ 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन। मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट जो फ्यूडल सिस्टम है उसको ब्रीफली बताया है। फ्यूडल सिस्टम पे आपके पास में 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। कॉजेस पे आपके पास में 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। आ रही है बात समझ में? प्लस ये एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करते हैं सबसे पहले हम पॉलिटिकल कॉजेस की, कि भाई पॉलिटिकली हमारे पास में क्या रीजंस थे जो कि रेस्पॉन्सिबल थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। तो पॉलिटिकल कॉजेस में आता है हमारे पास में सबसे पहले जो उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रांस। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है हमारे पास में, वो बिल्कुल भी जो है वो फेवरेबल नहीं था हमारे पास में, या फिर हम बात करें कि उसको बिल्कुल भी जो है वो लोगों ने अपनाया। क्यों? क्यों? क्योंकि मेजर जो हमारे पास में पीपल थे, मेजर पॉपुलेशन किसमें थी, मैंने थर्ड स्टेट में 90% जो पॉपुलेशन है वो थर्ड स्टेट की है हमारे पास में। एंड दे वर ओवरबर्डन्ड विद, नॉट ओनली बर्डन, दे वर ओवरबर्डन्ड विद टैक्सेस। पीपल वर, मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूं, दे वर बर्डन विद टैक्सेस एंड ऑल्सो उनको इनसिक्योरिटी थी, इनसिक्योर कंडीशंस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लाइफ कैसे बेटा, सबसे पहले बताया स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, बताया आपको हाउ दे वर इनसिक्योर टू देयर लाइफ। र्यूमर्स थे, आर्मी के ट्रूप्स तैनात थे, तो उनको लग रहा था भाई हमारी तो जान खतरे में है कि नहीं। मतलब अपने राजा पे हम अभी हम आराम से बैठे हैं दिल्ली में, अपने इस जगह पे बैठे हुए हैं। क्यों? हमें पता है हमारे पास सरकार है, सरकार ने जिसने एक प्लानिंग कर रखी है, आर्मी कुछ हायर कर रखी है, नेवी हायर कर रखी है, एयरफोर्स हायर कर रखी है, जो बॉर्डर पे तैनात है, या पुलिस है जो यहाँ पे तैनात है कि हमें नुकसान नहीं पहुंचेगा। पर वहीं फ्रांस की बात करें तो उनको पता है मेरे दरवाजे के बाहर एक आर्मी का ट्रूप खड़ा है जो मेरे पे गोली चला सकता है कि नहीं। खड़े किए गए थे जस्ट कि लोगों को डरा सके, पर वो डराने की बजाय वो ज्यादा ही हो गया हमारे पास में। तो इनसिक्योरिटी टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है भाई, टैक्स नहीं पे कर पाएंगे तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट तुमसे तुम्हारी प्रॉपर्टी ले लेंगे, है कि नहीं। लैंड ओनर्स वगैरह तुमसे प्रॉपर्टी ले लेंगे तुम्हारी। तो इसलिए इनसिक्योरिटी थी उनकी लाइफ के प्रति और उनके प्रॉपर्टी के प्रति। राइट, क्लियर। इसके बाद में ही दूसरा आता है हमारे पास में इंपॉर्टेंट रीजन, डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग्स। भाई क्योंकि मोनार्की सिस्टम था तो राजा को अधिकार दे दिए सारे, राजा को अधिकार दे दिए सारे, राजा ने कह दिया तो बस कह दिया, उसके अलावा कुछ और मतलब उस पर दूसरी सुनवाई हो ही नहीं सकती है। सो दो डिवाइन राइट्स, जो राजा को जो राइट्स दिए गए हैं, या एब्सोल्यूट राइट्स बोल दीजिए, राजा का डेस्पोटिज्म हमारे पास में, एंड टायरनी ऑफ फ्रेंच मोनार्की। बता रही बेटा, टायरनी ऑफ फ्रेंच मोनार्की। देखो टायरनी क्या होता है आपके पास में, टायरनी है जो एक कस्टमरी आपके पास में चली आ रही है और आप उसी कस्टमरी को अभी भी फॉलो करते जा रहे हैं, उसे कहते हैं हम टायरनी। जैसे कि अगर मान लो, अगर हम बात करें नहीं 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 नहीं, टायरनी हमेशा यूज किया जाता है नेगेटिव सेंस में। नेगेटिव सेंस में जैसे हिटलर है, हिटलर ने तानाशाही करी और लोगों को मारा काटा अननेसेसरी, मतलब कहा कि भाई ये तो फेथ फ्रूटफुल नहीं है हमारी कंट्री के लिए, इनको निकाल दो, इनको गुलेटनाइज कर दो, इनको गैस चैम्बर्स में डाल दो। तो दैट इज क्रूअल एंड अनफेयर जो डिसीजन उन्होंने लिए गए। अब जो हिटलर का बेटा है उसको भी हम कहेंगे भाई ये भी ऐसा ही होगा, हिटलर का बेटा, इसलिए बता रही हूँ यार, तुम्हें टायरनी का मतलब समझा रही हूँ
कि एक ने जो अनफेयर चीजें करी, टायरनी इज अनफेयर, अनफेयर, अनजस्टिस, क्रुएलिटी। जैसे देखो, औरंगजेब एक मुगल एम्परर था, उसने अनजस्टिस किए, उसने हिंदुओं के, सिखों के साथ में बहुत गलत व्यवहार किया। तो जो दूसरा मुगल एम्परर आया, उस लोगों ने कहा यार ये तो उसी का बेटा, ये तो वैसा ही काम करेगा। तू अभी समझ ले, अभी उसमें मत जा, तू उसका बेटा कौन था, जस्ट मैं समझा रही हूं कि एक मुगल एम्परर ने गलत चीज करी तो हमने दूसरे के लिए भी वही आइडिया ले लिया। आ रही है ना बात समझ में? तो सेम चीज है टायरनी ऑफ फ्रेंच मोनार्की की। जो फ्रेंच मोनार्की आ रही थी, लुइस 15 था, वो भी यही काम कर रहा था, टैक्सेस को बढ़ा रहा था, सब कुछ कर रहा था। लुइस 16 आया, उसने भी वही कर दिया। तो अगर आके कोई सिनेरियो चेंज करता, लाइक देखो अकबर, अकबर ने भी अपने, मतलब उसने खुद ने नहीं, जब उसने खुद ने डिसीजन लिए तो उसने डिसीजन अच्छे लिए। उससे पहले जो रूलर था उसने क्या कर रखा था, उसने आई डोंट फाइंड द एग्जैक्ट वर्ड, क्या नाम था उसका, मतलब एक तरह का टैक्स था जो हिंदू को पे करना पड़ता था जब वो जजिया समथिंग कुछ ऐसा था, तो उनको एक टैक्स पे करना पड़ता था कि अगर आपको लाइक अजमेर, अजमेर बॉर्डर क्रॉस करके आपको अपने मंदिर जाना है, माता रानी के मंदिर जाना है, कुछ भी करना है, देन यू हैव टू पे अ टैक्स टू द जो मुस्लिम गवर्नमेंट वहां पे रूल कर रही है। तो अगर हिंदू को टैक्स पे करना है तो दरगाह पे जाने के लिए मुस्लिम से भी तो टैक्स लो। अकबर वाज द वन जिसने ये टैक्स हटा दिया था, रिमूव कर दिया था कि भाई भगवान की आस्था सबकी एक ही होती है। जब हम मुस्लिम्स को राइट है ये करने का, भगवान को पूजने का, उनपे अपनी श्रद्धा दिखाने का, तो ये राइट उनका भी है, इसके लिए वो टैक्स क्यों पे करे? तो उसने वो टैक्स हटा दिया था। तो यहाँ आके जो टायरनी ऑफ मुगल एम्परर्स थी वो चेंज हुई। आ रही बात समझ में? उससे पहले जो एक टायरनी चल रही थी कि ये जो मुगल्स हैं ये हिंदुओं के दुश्मन है, ये हिंदुओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं, इनजस्टिस करते हैं, वो चल रही थी। और सेम चीज इज टायरनी ऑफ फ्रेंच मोनार्की। समझ में आई बात? ये 3-4 पॉइंट्स है बेटा, मैं इसलिए एकदम पॉइंट में लिखवा रही हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में ये चीजें पॉइंट में रहे और तुम इसको याद करो। ठीक है? तो ये जो था, ये सबसे बड़ा हमारे पास रीजन बना लोगों का अपने राजा पर से विश्वास हटने का, पॉलिटिकल सिस्टम का जो है वो डिक्लाइन होने का। समझ में आ गई बात? थर्ड पॉलिटिकल रीजन क्या आता है? एब्सेंस ऑफ एनी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, एब्सेंस ऑफ एनी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। लाइक अभी तुम्हारी क्लासेस में कोई क्लास मॉनिटर नहीं है, तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है क्लास से रिलेटेड, टाइम टेबल से रिलेटेड, तो तुम टीचर से कन्वे नहीं कर पा रहे हो। क्यों? नॉर्मली क्या होता है बेटा, जाओ क्लास मॉनिटर को टीचर तक लेके जाएगा। यही चलता है हमारे पास में। एक टीम है, अगर मान लो क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में आपने कैप्टन ही नहीं दिया, कैप्टन ही नहीं है, तो क्या कि वो चक दे इंडिया देखी है ना, जब इन टीम में जो है वो नहीं होता, अपने पास में नहीं होती है, वो कैप्टन जो है वो गोलकीपर है, तो वो पूछ रही है दीदी दीदी, जा तेरे कैप्टन से पूछ क्या। तो उसी तरीके से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है जो आपको लीड कर सके कि भाई आप चाहते हो, आपको पता है ये चीज गलत है, द पीपल ऑफ फ्रांस न्यू दैट द थिंग्स गोइंग ऑन देयर दे आर नॉट जस्टिफाइड, बट स्टिल उनको नहीं समझ तरीके से प्रोसीड करे, किस तरीके से इसके खिलाफ आवाज जाए। समझ में आ गई पॉलिटिकल कॉजेस? मैंने 3 पॉइंट में आ गए, अपने शब्दों में लिख सकते हैं इनको। रट्टा मारना, ओनली सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंड राइट, राइट, नथिंग एल्स। समझ में आ रही है बात? और कुछ काम नहीं करेगा यहाँ पे। इनको कोई गाइड नहीं कर रहा था, पर ये आप देख, तो हम कहते हैं कि हमारा जो है वो रिवॉल्यूशन हमारा भी हुआ भाई, नेशनलिज्म के लिए हमने भी बहुत रिवॉल्ट किए, पर जो हमारे रिवॉल्यूशन हुए वो सक्सेसफुल कब नहीं हुए थे? वो सक्सेसफुल तब नहीं हुए थे जब हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली थी और एक साथ नहीं हुए थे। वरना वो जो 1857 का रिवॉल्ट था वो सबसे बड़ा रिवॉल्ट था, है कि नहीं? तो आजादी 100 साल बाद क्यों मिली? सबसे बड़ा रिवॉल्ट था तो तभी मिल जानी चाहिए थी। क्यों?
एट दैट मोमेंट वी डोंट हैव एनी प्रॉपर गाइडेंस कि किस तरीके से प्रोसीड किया जाए, ये गाइडेंस नहीं थी किस तरीके से प्रोसीड किया जाए। यू हैव योर बुक्स, तुम्हारे पास तुम्हारी किताब है, मैथ्स का ले लो भाई, मैथ्स की किताब है, फॉर्मूले लिखे हुए हैं, डब्बे बना बना के ब्लू ब्लू कलर से बुक में लिखे हुए हैं। तो जब तुम्हारे पास फॉर्मूलाज हैं, बुक्स हैं, कॉपी है, पेन है, व्हाई आर यू नॉट अप्लाइंग द फॉर्मूलाज? गाइडेंस नहीं है तुम्हारे पास में कि भाई किस तरीके से किया जाए। तो वो जो उन्होंने स्टॉर्मिंग करी वो उन्होंने किसी से पूछ के नहीं करी, वो उन्होंने जो है वो आपस में कर ली। भाई ये गली में अभी गली खुदी हुई है अपनी, खराब हो रखी है, क्या होगा कि अगर मान लो ये गली वाले आपस में कर लें कि यार हम ना जो है वो कंप्लेंट करके आते हैं, कंप्लेंट करके आते हैं, दो बंदे गए जाके कंप्लेंट करके आए, बाकी 10 मकान वाले छोड़ ना यार अपने आप टाइम से हो जाएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है, क्या काम होगा? नहीं होगा। अब उनको जो है वो प्रॉपरली एक सीक्वेंस वाला कोई बता दे कि भाई देखो ये ना, अब वो गए कंप्लेंट करने जल बोर्ड में कि जल बोर्ड ने पाइपलाइन हटाई थी तो जल बोर्ड ही ठीक करेगा ये, ऐसा है। सड़क बनाने का काम जल बोर्ड में नहीं आता, सड़क बनाने का काम एमसीडी में आता है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में आता है, पीडब्ल्यूडी अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब तुम जा जाके जल बोर्ड में कंप्लेन करके आ जाओ हमारे वहां पाइपलाइन खोदी गई, वो पाइपलाइन का काम अधूरा है, रास्ते इसलिए बारिश में बहुत खराब हो जाते हैं, उनकी मरम्मत कराई जाए, क्या कोई रिजल्ट मिलेगा? भाई जब उनका काम ही नहीं है तो वो क्या रिजल्ट देंगे? वो पढ़ेंगे चिट्ठी, अच्छा ऐसा है यार, ये तो अपना काम ही नहीं है, फेंको इसे, वो फेंक देंगे, वो ध्यान ही नहीं देंगे। आप जाओ पीडब्ल्यूडी में कंप्लेन करके आओ, कंप्लेन करके आओगे, महीने भर में आपके पास इंस्पेक्शन करने आएगा, फिर वो कहेंगे ठीक है भाई हम इस काम को रख देते हैं, जब इस तरफ का कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो सबसे पहले आपका काम करा देंगे। तो ये हुआ ना एक प्रोसेस हो गया, हमें पता चल गया इस तरीके से काम होगा। तो सेम चीज है डायरेक्शन का, कि उनके पास में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, उनके पास में कोई अपना खुद का लीडर नहीं था जो उनको रिप्रेजेंट कर सके या उनकी बात को आगे तक बढ़ा सके। गॉट इट? ओके। रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो आपको गाइड कर सके अपने राइट्स के लिए, वो तो थे ही नहीं ना वहां पे बिल्कुल भी। ओके मोनार्की जी आगे बढ़े। यस सर। तो ये बात हो गई आपके पास में पॉलिटिकल कॉजेस की, किसकी? पॉलिटिकल कॉजेस की। कहाँ गई तुम्हारी बुक? ये रही। नेक्स्ट हमें बात करनी है किसकी? सोशल कॉजेस की। किसकी? सोशल कॉजेस। सोशल, देखो लास्ट क्लास में मैं सारे समझा चुकी हूँ, मैं जस्ट आज रिवाइज करा रही हूँ, पॉइंट्स में इनको लिस्ट करा रही हूँ आपको। तो आज हम बात कर रहे हैं सोशल कॉजेस की। सोशल मतलब सामाजिक, सोशल मतलब सामाजिक, जो समाज के फॉर्म पे थे। अब समाज में सबसे पहला क्या आ गया था इनका? फ्यूडल सिस्टम। किथे अभी करेंगे? फ्यूडल सिस्टम। सौरभ का हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया। आराम से जाने को तैयार। ये सुनामी भाई। चलो 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 इधर आओ। फ्यूडल सिस्टम था वो अनफेयर डिवीजन पे बेस्ड था, राइट? आप इस अनफेयर डिवीजन को एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से? ठीक है अभी नहीं यार बेटा, क्योंकि यस आगे भी मैम। करना है। हाँ जी। तो जो सोसाइटी थी, फ्रेंच सोसाइटी, वो अनफेयरली डिवाइडेड थी हमारे पास में। जो इस रिस्पॉन्सिबल का सबसे बड़ा रीजन था, जिसमें क्या आता है आपके पास में, फर्स्ट टू स्टेट्स है हमारे पास में, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, दे वर प्रिविलेज्ड। नहीं बेटा, लेती थी, थर्ड स्टेट से लेती थी, सेकंड भी लेती थी, थर्ड भी लेती थी, सॉरी। कंफ्यूजन में मेरे को कंफ्यूज करा दिया। देखो पहली टू स्टेट्स हमारे पास में जो है वो प्रिविलेज थी, इनको बेनिफिट है सोसाइटी में। जो थर्ड स्टेट थी उसको जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, टैक्सेस के लिए उसको जो है वो बर्डन किया जाता था, उसको बिल्कुल भी किसी चीज की जो है वो प्रिविलेज नहीं थी। सबसे ज्यादा अंडररेटेड या इम्पोवराइज्ड थर्ड स्टेट थी हमारे पास में। ठीक है, ये चीज एक्सप्लेन करेंगे आप इसमें। फिर आता है आपके पास में जो हमारे पास में मिडिल क्लास है हमारे पास, जो अभी करेंगे थोड़ा सा, वो इसी का रीजन है, मिडिल क्लास।
जो मिडिल क्लास है हमारे पास में, जो मिडिल क्लास थी, ये जो मिडिल क्लास आपके पास में थी, इनके पास में न्यू आइडियाज थे, वैल्यूज थी, एजुकेटेड थी आपके पास में, इनका एक नया नजरिया था वर्ल्ड को देखने का, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का, पर इनके आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था कहीं पे भी। ये चीज हमें आज पूरी जो है वो डिस्कस करनी है। नेक्स्ट था आपके पास में इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस क्या है आपके पास में, बताओ। इकोनॉमिक कॉजेस क्या आपके पास में, इकोनॉमिक कॉजेस में आपके पास में ये हो जाता है हमारे पास में कि जो कंडीशन है, कंडीशन कॉमन मैन की है वो पैथेटिक कंडीशन है। कंडीशंस ऑफ कॉमन मैन वाज पैथेटिक। कॉमन मैन वाज पैथेटिक। पैथेटिक मतलब बहुत बुरा। कैसे था, आज डिस्कस करना स्टार्ट करना है। कॉमन मैन की कंडीशन क्या थी, बहुत ही ज्यादा पैथेटिक थी। पैथेटिक क्यों थी हमारे पास में, क्योंकि उसको एक तो टैक्स पे करना है, ऊपर से जो है वो उसकी फसल नहीं उग रही है, उसकी फसल जो है वो बहुत खराब हालात में थी, जिस कारण से सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया हमारे पास में। क्या था, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया था। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है, 2 वक्त का खाना जुगाड़ना भी मुश्किल हो जा रहा है आपके पास में। फेलियर ऑफ क्रॉप हो रहा है, हाँ, फेलियर ऑफ क्रॉप हो रहा है आपके पास में। इंक्रीज ऑफ प्राइसेस हो रहा है और टैक्सेस हो रहा है। इंक्रीज ऑफ प्राइसेस एंड टैक्सेस। हाँ जी, प्राइसेस और टैक्सेस जो है इंक्रीज हो रहे हैं हमारे पास में, इस कारण से हमारे पास में था। दूसरा जो हमारे पास में रीजन आ जाता है हमारे पास में, वो आ जाता है आपका टैक्सेस का रीजन हमारे पास में, कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस को इंक्रीज करती जा रही है। गवर्नमेंट वाज इंक्रीजिंग टैक्सेस, गवर्नमेंट वाज इंक्रीजिंग टैक्सेस। भाई टैक्सेस को लगातार बढ़ाए जा रहे हैं हमारे पास में, जिसमें कि आपके टैक्सेस हमने किए थे, क्या थे, टेली 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 क्या था, जो डायरेक्ट टैक्स जा रहा है आपके पास में, डायरेक्ट टैक्स जा रहा है, टैक्स लैंड टैक्स टेस्ट नहीं, स्टेट के पास में, ये था आपके पास में। दूसरा आपके पास में इंपॉर्टेंट टैक्स है यहाँ पे गैबले। गैबले क्या है, सॉल्ट टैक्स है। भाई सॉल्ट पे भी टैक्स पे करना पड़ रहा था, बताओ, हमने किया ना, वो तो बहुत बाद में, हाँ फ्रांस में चल रहा था। तिथि 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 तिथि, हाँ जी, तो जो तिथि, एक तीसरा टैक्स आता है आपके पास में तिथि, ये टैक्स है जो आपको चर्च को देना पड़ रहा है, चर्च को देना पड़ रहा है आपको। ये एक टैक्स था जो इनको चर्च को पे करना पड़ रहा था हमारे पास में, जिसको आप फ्यूडल ड्यूज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूडल ड्यूज भी कहते हैं। समझ में आ गई बात, मतलब सोसाइटी में जो फ्यूडल सिस्टम है आपके पास में, उस फ्यूडल सिस्टम के कारण जो आप ड्यूज पे कर रहे हो वो। इतनी चीज क्लियर, यहां तक कोई डाउट है? नहीं, रोल ऑफ मिडिल क्लास से पहले मैं तुम्हें एक सबसिस्टेंस क्राइसिस वाला पार्ट समझा, एक सेकेंड। हाँ, सुसाइड वैसे भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है ना हमारे पास में। स्ट्रगल टू सर्वाइव, अब इससे समझो आप, जो सबसिस्टेंस क्राइसिस वाला पार्ट है, इससे 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपके पास में, 2 या 3 नंबर का। देखो, स्ट्रगल टू सर्वाइव, सर्वाइव मतलब जीना, स्ट्रगल मतलब दिक्कत। भाई जीने में भी दिक्कत हो रही है आपको। अब ये जीने की दिक्कत क्यों हो रही है हमारे पास में, देखो, जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी, इनिशियल में पॉपुलेशन थी 23 मिलियन,
1715 में पॉपुलेशन थी 23 मिलियन और ये पॉपुलेशन बढ़कर हो गई थी आपके पास में 28 मिलियन 1789, जबकि रिवॉल्यूशन की बात हो रही है हमारे पास में। तब जो है वो पॉपुलेशन बढ़ के हो गई आपके पास में 28 मिलियन। अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इसका मतलब पॉपुलेशन की डिमांड इंक्रीज हो रही है कि नहीं? तो दिस increased the demand of food and food grains. This increased the demand of food grains. भाई इस कारण से जो है वो अनाज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। मैंने जैसे कल परसों भी आपको समझा रही थी, जहां जो है वो देश का जो है वो पूर्ति हो जाती थी हमारे पास में 10 टन अनाज से, अब वो पूर्ति आपके पास में 20 टन अनाज से भी नहीं हो रही है हमारे पास में, और उतनी प्रोडक्शन नहीं है हमारे पास में, लोगों की हालत खराब होती जा रही है, उतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही है। तो एक और जो रीजन मैं आपको उसमें बताई थी इकोनॉमिक में कि भाई सब्सिस्टेंस क्राइसिस आया, वो यही है हमारे पास में। क्या है आपके पास में? दैट प्रोडक्शन कुड नॉट पेस विद द प्रोडक्शन कुड नॉट पेस विद द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। जो प्रोडक्शन है आपके पास में वो फूड ग्रेन्स के साथ में मैचअप नहीं कर पा रहा था हमारे पास में। वो क्या कर रहा था? फूड ग्रेन्स के डिमांड्स के साथ में मैचअप नहीं कर पा रहा था। लाइक प्रोडक्शन अगर 10 केजी का है तो डिमांड आपकी 25 केजी की आ रही है। समझ में आई बात? तो वो उसके साथ में जो है वो मैचअप नहीं कर पा रहा था, जिस कारण से लोगों को 2 वक्त की रोटी जो है वो हम बोलते हैं खाना भी नहीं उनको मिल पा रहा था। दे वर नॉट इवन इन द कंडीशन ऑफ अरेंजिंग द फूड दे नीडेड। तो ज्यादा और साथ ही ज्यादातर जो वर्कर्स थे जो वर्कशॉप्स में काम कर रहे थे उनकी वेजेस क्या थी? फिक्स थी। वेजेस क्या थी? फिक्स थी। अब जब आपके पास में सप्लाई किसी चीज की कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है, तो प्राइस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं हमारे पास में। तो इसके कारण क्या हुआ? प्राइसेस इंक्रीज हो गए। इसके कारण क्या हुआ? प्राइसेस इंक्रीज हो गए। पर ये जो वर्कर्स की सैलरी है ये तो अभी भी आपके पास में फिक्स है हमारे पास में। तो एक सिचुएशन अराइज हुई जिसे हम कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस जो अपनी थोड़ी बहुत कोरोना के टाइम में वर्कर्स लोग चलाए थे, वैसे थी नहीं उनकी इतनी, पर जो वर्कर्स चला रहे थे, खाने को अनाज नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है, तो वैसी एक कंडीशन थी हमारे पास में। ये क्या होता है? सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कि आप अपनी आम जरूरतों को भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं। कैसी सिचुएशन? इट इज अ एक्सट्रीम सिचुएशन इन विच द पीपल is unable to fulfill his normal basic needs. बहुत ही आसान डेफिनेशन बता रही हूं मैं आपको। इट इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन, इट इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन where basic needs of livelihood वही आजीविका आर इन डेंजर। भाई वो भी खतरे में है कि आपकी बेसिक नीड्स, क्या मैं कल सुबह अपने बच्चों को खाना दे पाऊंगा? क्या मैं इतना कमा भी पा रहा हूं? ऐसा भी नहीं हो पा रहा था कि वो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पा रहे हैं। इसे कहा था सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो ये है आपके पास में एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक रीजन जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। साइंस करेंगे, बताऊंगी क्यों, निकाल ले। अब आते हैं हम, देखो रोल ऑफ मिडिल क्लासेस। हम देखते हुए मिडिल क्लासेस का रोल क्या है। मैं यहाँ तक का ही कराऊंगी आज, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप मिडिल क्लासेस वाला पोर्शन प्लीज ध्यान से पढ़ के आएंगे, ठीक है? पहले इसको समझ लीजिए। पास्ट में जो पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, उन्होंने रिवॉल्ट्स में पार्टिसिपेट किया। कैसे रिवॉल्ट्स में पार्टिसिपेट किया था? भाई जहाँ पे टैक्सेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे, फूड स्कार्सिटी देखने को मिल रहा था। भाई खाना उनको प्रॉपर्ली मिल नहीं रहा है, जितना उनके पास में चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है, और ना ही उनके पास प्रॉपर मीन्स है जिससे कि वो अपने फूड को अरेंज कर सकते। तो सोशल इकोनॉमिक डिसऑर्डर हमें देखने को मिल रहा था। साथ ही हमें क्या देखने को मिल रहा था कि जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो और भी ज्यादा सफर कर रहे हैं, उनको टैक्सेस पे करने, सब कुछ उनको पे करना है, तो वो और भी ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो 18th सेंचुरी में क्या देखा कि एक मिडिल क्लास फॉर्म हुआ। उससे पहले कोई मिडिल क्लास नहीं था, उससे पहले आपके पास में 3 ही स्टेट्स थे।
तो यहाँ पे हमें जो है वो इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास देखने को मिलता है. द 18th century witnessed the emergence of middle class who earned their wealth through overseas trade and manufacture of goods such as woolen and silk textiles. ये मिडिल क्लास जो है वो आपके पास में फॉर्म हुआ. ये मिडिल क्लास क्या था? ये एजुकेटेड पर्सन थे जिन्होंने अपने अर्निंग सोर्सेज डेवलप कर लिए थे. या तो ये अर्न करते थे मैन्युफैक्चरिंग से या फिर ये अर्न करते थे ट्रेडिंग से. तो इन्होंने अपना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो डेवलप कर लिया था. एक सेकेंड. तो क्या हुआ हमारे पास में 18th सेंचुरी में? क्या हुआ? मिडिल क्लासेस फॉर्म हुई है. वहां पे क्या हुआ? मिडिल क्लासेस फॉर्म हुई है. और ये मिडिल क्लासेस क्या है? ये एजुकेटेड है. भाई एजुकेटेड है तो इनकी सोच बदल रही है. एजुकेटेड है तो इनकी सोच बदल रही है कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, कैसे हमें जो है वो हमारे रूलर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये सही है या गलत है. इनके जो है वो नए आइडियाज आपके पास में डेवलप हो रहे हैं. ठीक है. और ये क्या करते थे? ये व्यापार करते थे, ओवरसीज ट्रेड कर रहे हैं, ये हमारे पास में प्रोडक्शन कर रहे हैं. आपके पास में जो थर्ड स्टेट है हमारे पास में, इसमें आपके पास में लॉयर्स भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी हैं जो कि एजुकेटेड है. और इनका मानना था, क्या मानना था? दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी, मेरा मार्कर दिखा, नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ. तो मिडिल क्लासेस का मानना क्या है? मिडिल क्लासेस का मानना है कि सोसाइटी में कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको आपने बाय बर्थ कुछ प्रिविलेजेस दे दी हैं, आपने बाय बर्थ उनको कुछ रियायत दे दी है. अगर आप ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब आप बाकियों के साथ में गलत कर रहे हैं. ये चीज हमें देखने को मिली. तो ये जितने भी एजुकेटेड लोग थे हमारे पास में, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोशल पोजीशन को सुधारने में कोशिश करने स्टार्ट करी. इसे ही कहा हमने एनविसेजिंग सोसाइटी. क्या कहा हमने? एनविसेजिंग सोसाइटी. इन्होंने क्या किया कि जो सोशल स्टेटस चल रहा है लोगों का, उस सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने की कोशिश करी. इन्होंने कहा भाई हम अपनी जो जनता है या अपना जो स्टेटस है उसको हम खुद से सुधारेंगे. उसको जो है वो इन्होंने सुधारने के लिए कोशिश की, जिसके लिए सामने हमारे पास कुछ फिलोसफर्स आए. आखिर में इन फिलोसफर्स पे बताऊंगी क्योंकि इन फिलोसफर्स पे भी क्वेश्चन आता है. कुछ फिलोसफर्स आए आपके पास में जैसे जॉन लॉकी, खाने वाली लॉकी नहीं है, जॉन लॉकी, जीन जैक्वस राउसी, हिरोशिमा नागासाकी की तरह नाम है हमारे पास में. इन्होंने क्या किया है? इन्होंने आइडियाज को प्रमोट किया है. कैसे आइडियाज? फ्रीडम एंड इक्वल राइट्स. कैसे आइडियाज? फ्रीडम एंड इक्वल राइट्स. कि सोसाइटी में सबको फ्रीडम होनी चाहिए और सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए. आप किसी को जो है वो फेवरिज्म मत कीजिए. आप किसी के साथ में फेवरिज्म मत कीजिए. आप सबको जो है वो एक ही नजरिए से लेके चले. आई बात समझ में? तो ये हमारी ग्रेट थिंकर्स है जिनकी टीचिंग्स को हमने इनकी बुक्स में भी देखा है. जैसे मॉन्टेस्क्यू थे हमारे पास में एक थिंकर. पूछा जाता है सवाल कई बार. मॉन्टेस्क्यू एक थिंकर है. इन्होंने एक किताब लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉस. कौन सी किताब? स्पिरिट ऑफ लॉस. इन्होंने ये किताब लिखी है जिसमें कि इन्होंने बताया है कि जो डिवीजन ऑफ पावर है गवर्नमेंट के बीच में वो किया जाना चाहिए. अभी क्या था? हमने क्या देखा? सारी पावर्स किसके पास थी? राजा के पास. तो राजा इनजस्टिस कर रहा था, डेपोटिज्म सॉरी, राजा इनजस्टिस कर रहा था, डेपोटिज्म कर रहा था. तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा पावर्स जो है वो डिवाइडेड होनी चाहिए. मॉन्टेस्क्यू ने अपनी किताब स्पिरिट ऑफ लॉस में क्या कहा है कि भाई पावर्स को जो है वो डिवाइड किया जाना चाहिए. पावर्स मस्ट बी पावर्स डिवाइडेड. पावर्स को आपको डिवाइड करना चाहिए. किसमें डिवाइड करना चाहिए? अभी अभी करना है. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. और जुडिशरी में इन्होंने क्या प्रमोट किया? फ्रीडम एंड इक्वल राइट्स. कि भाई आपके पास में फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वल राइट्स होने चाहिए. राउसी ने भी इस आइडिया को सामने फॉरवर्ड किया है कि हमारे पास में एक प्रॉपर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें कि जनता का और सरकार का दोनों का रोल होना चाहिए. साथ ही इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट का मॉडल है वो हमें यूएसए से लेना चाहिए.
गवर्नमेंट का मॉडल कहाँ से लेना चाहिए? यूएसए से लेना चाहिए। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत क्या है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल राइट्स को गारंटी करता है। क्या करता है? इंडिविजुअल राइट्स को गारंटी करता है। तो इंडिविजुअल राइट्स को गारंटी करता है, ऐसा आपके पास में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और इसको आपको फ्रीक्वेंटली यूज में लाना चाहिए। जिन चीजों को लुईस 16 ने सामने से एकदम मना कर दिया था कि भाई ऐसा नहीं किया जाए। समझ में आ गई बात? यहां तक कोई डाउट? जल्दी बोलो बेटा, किसी को